हेलो स्टूडेंट, मैं सजाब सर कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के थर्ड लेक्चर में इंटर कर चुके हैं। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टू लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर के कंसेप्ट पढ़े थे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर में इमेज कहाँ बनता है, इमेज कैसे बनता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर में मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले क्लासेज में। तो 2 क्लास हमारा हो चुका है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो भी पैटर्न लेकर चल रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट अगर किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो लाइट अपने पाथ से बेंड होकर दूसरे मीडियम में जाती है। ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट अगर पड़ती है तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट जिस मीडियम में आई थी उस मीडियम के इंटरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद वो अगले मीडियम में जाती है और अगले मीडियम में जाने की वजह से इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपके दिमाग में आएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है, ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफ टॉकिंग अबाउट एनी क्वेश्चन फ्रॉम द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि आप जब भी क्वेश्चन आता है ये कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है, तो आपको एक ही जवाब देना है और वो आपका रिप्लाई है वो कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो उसमें क्या क्या चेंज होता है, उसी जो चेंज होता है उसी के वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अगर चेंज ना हो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। तो जब लाइट एक मीडियम से, अब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, मान लो ऐसे आया, तो यहां पर स्पीड v1 है तो यहां v2 होगा। एक बात दिमाग में बैठा लो, सबसे पहले यही क्वेश्चन क्या क्या चेंज होता है, तो एक तो स्पीड चेंज हो गया, दूसरा इसका वेवलेंथ चेंज होता है, λ1 यहाँ का, λ2 यहाँ का, और तीसरा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अगर f यहाँ का है तो यहाँ का भी f ही होगा। मतलब वेवलेंथ और स्पीड चेंज होता है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ और स्पीड चेंज होता है बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। याद रखना आपको, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे एक पॉन्ड है, उसके पास एक पेड़ है, मान लो ट्री का इमेज उस पॉन्ड में दिखता है, उस तालाब में आपको दिखता है, तो आपने देखा होगा जिस कलर का ट्री होता है उसी कलर का आपको इमेज दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन बोथ मीडियम। याद रखिए ये बात कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है, तो आपको एक ही जवाब देना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर ड्यू टू चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये बात आपको ध्यान देना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो और वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज होता है। अब यहां पर मैंने मीडियम की बात कर दी। मीडियम क्या होता है, क्योंकि हम बार बार यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम की बात करेंगे, तो मीडियम 2 टाइप के होते हैं। मीडियम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला मीडियम जो होता है, फर्स्ट मीडियम, वो होता है रेयर मीडियम, और दूसरा मीडियम होता है डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम जिसमें स्पीड जो होता है वो ग्रेटर होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड लो होता है, स्पीड कम होता है। रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड लेस होती है, कम होती है। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे यहाँ ड्राई सरफेस है और यहाँ वाटर सरफेस, अगर आपको दौड़ा दिया जाए दोनों सरफेस पर तो आपकी स्पीड किसमें ज्यादा होगी, जहां पर एयर होगा। तो जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम और जहां पर स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम। यही कंसेप्ट लाइट के लिए लागू होता है। लाइट की स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा होगी,
लाइट की स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा होगी वहां को रेयर मीडियम बोलेंगे और जिस मीडियम में कम होगी वहां को डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा कि कौन सा मीडियम रेयर मीडियम है और कौन सा मीडियम डेंसर मीडियम है। अब यहां पर फर्दर आगे डिस्कस करूं तो कोई भी कंसेप्ट होता है उसके लॉ होते हैं, वो रूल और रेगुलेशन से चलता है। विदाउट रूल और रेगुलेशन कोई भी कंसेप्ट नहीं चल सकता। तो वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी अपना रूल है। वो क्या रूल है, सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, वैसे ही यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ जो वहां था वही यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ होगा। फर्स्ट लॉ क्या है, सिंपल आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों जो होगा वो एक प्लेन में होगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों क्या होगा, एक प्लेन में होगा। एक प्लेन का मतलब अगर एक पेपर ले लिया गया, उस पर एक इंसिडेंट रे लाया गया और उसके उसी पेपर पर एक नॉर्मल बना दिया गया, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो भी उसी पेज पर होगा, वो भी उसी प्लेन में होगा, वो भी उसी सरफेस पर होगा जिस सरफेस पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल था। तो यही कंसेप्ट, यही कहलाता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये आपको प्लेन जो है वो सेम दिख रहा है। ये कंसेप्ट जो होता है वो कंसेप्ट आपका कहलाता है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ये देखो यहां पर लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, जो कि मैंने आपको बताया। अब अगर बात किया जाए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो उसमें भी सबसे पहले इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे बनाया। अब इसमें एक चीज ऐड हो जाएगा, एंगल आई और एंगल आर। देखो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, एंगल आई और एंगल आर। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है आपका कि जिसको स्नेल्स लॉ बोला जाता है, स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये कहता है सेकेंड लॉ। अगर कभी सेकेंड लॉ की बात करेगा तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको ये आ गया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। अब कभी भी आर आई लिखूंगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अब आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आपको अगर कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन की बात करेगा तो आपको कैसे समझना है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर ऐसे दिया तो आपको एक बात समझनी है कि किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, सेकेंड के या फर्स्ट के। तो सेकेंड के। किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगा उसको हम लास्ट में लिख दिए। भाई 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है तो हम लोगों ने 2 को लास्ट में लिख दिया, और किसके रिस्पेक्ट में है, फर्स्ट के, तो उसको हमने पहले लिख दिया। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मान लो हमने कहा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप क्या बोलोगे, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पहले एक बात आपको क्लियर होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका ग्लास का या वाटर का। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है ऑफ वाटर, तो हमने लिख दिया यहां वाटर, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के, तो ये हो गया ग्लास। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया मैं कि कैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फार्मूला कैसे आएगा ये चीज आपको सीखना है।
तो अगर किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है तो हमेशा याद रखो, जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगा उसका स्पीड हमेशा नीचे लिखते हैं। नोट करके यहां लिख देता हूं, द मीडियम at which given refractive index, then speed is always in denominator। याद रखो, वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है, वो मीडियम में स्पीड जो होता है वो हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे। अब इसको कैसे अपने को समझना है, मैंने कहा आपसे कि मान लो आपका दे दिया N34, बताओ किस मीडियम की बात किया, 3 का, क्योंकि जो लास्ट में लिखते हैं वही मीडियम होता है। तो 3 का किसके रिस्पेक्ट में, 4 के। तो जिस मीडियम की बात किया है उसी मीडियम का स्पीड नीचे लिखते हैं। तो कैसे बेटा, कैसे, यहां पर V3 लिख दिया और किसके रिस्पेक्ट में, V4 के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। मैंने एक चीज लिखा N23, बताओ किसका मीडियम है, किस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, 3 के। तो उसका स्पीड हम लोग नीचे लिखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में है, 2 के, तो V2/V3। ये तरीका होता है स्पीड ऑफ, कैसे हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट में कैसे हम लोग लिखते हैं उसके टर्म्स में, उसकी बात हम लोगों ने कर ली। अब हमने ये सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से कैसे कंपैरिजन होता है। अब हम लोग वेवलेंथ से बात करते हैं। वेवलेंथ से कैसे कंपेयर करेंगे, इसकी बात हम लोगों को करनी है। आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर ये मीडियम 1 है, अगर ये मीडियम 2 है, इसमें लाइट आई है, और लाइट अगर यहाँ से, जाहिर सी बात है, बेंड होती है, तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन आपको सेम रहेगा। पहला V1 सेम रहेगा, V1 जो है वो अलग रहता है, V2 इसमें होता है। इसमें λ1 होगा वेवलेंथ, तो इसमें λ2 वेवलेंथ। इसमें फ्रीक्वेंसी f, तो इसमें फ्रीक्वेंसी f। तो आपको एक बात पता है कि वी एफ लेमडा में एक रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट मीडियम की बात करूं तो V1 बराबर एफ लेमडा 1, और सेकेंड मीडियम की बात करूं तो V2 बराबर एफ लेमडा 2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिखा जाए N12, तो आपको पता है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के। तो V2 आपने नीचे लिख दिया, V1 आपने ऊपर लिख दिया। तो V1 इक्वल टू एफ लेमडा 1 है, रख दिया एफ लेमडा 1 अपॉन एफ लेमडा 2, एफ से एफ कट गया, आ गया लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ये भी एक फार्मूला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया। तो एक बात समझ लो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है उसका वेवलेंथ नीचे लिखते हैं। जैसे आपने स्पीड में देखा था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है उसका स्पीड नीचे लिखते हैं, वैसे ही वेवलेंथ भी नीचे लिखते हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये फार्मूला है, एक मीडियम में लाइट आई और उससे लाइट दूसरे मीडियम में गई, और उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होता है। देखो मीडियम 1 है, इसमें लाइट आई, मीडियम 2 में गई, मीडियम 1 में स्पीड V1, मीडियम 2 में स्पीड V2, मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो आपको फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया, N12 बराबर V1/V2। जिस मीडियम की बात करता है उसका स्पीड हमेशा किधर लेते हैं, नीचे लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की बात किया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो आपको एक फार्मूला पता है, V बराबर एफ लेमडा 1। अगर फर्स्ट मीडियम की बात करता है तो V1 बराबर एफ लेमडा 1, और अगर सेकेंड मीडियम की बात करता है तो V2 बराबर एफ लेमडा 2। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। और आपको अगर फार्मूला आता है तो N12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो बराबर V1/V2 बराबर लेमडा 1/लेमडा 2। ये सब चीजें हम लोगों ने, ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिए। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये सॉल्व करके इस पर ट्रिक देखेंगे, फिर आगे के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, आगे के हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे क्या होता है। आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को,
कमेंट में लिखो इसका आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा, कई लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहीं किसी मीडियम के स्पीड की बात नहीं किया, सिर्फ आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अगर लाइट की स्पीड की बात करें तो एयर में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो एयर में लाइट की स्पीड होती है वी एयर बराबर आपको पता है सी, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये कहते हैं। अब बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो एन ए बराबर 1 होता है, लिख दिया मैंने। आगे जिस मीडियम की बात कर रहा है तो वो एन मीडियम कर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। आपसे उसी मीडियम में स्पीड पूछा, वीएम की वैल्यू पूछा, ये क्वेश्चन है और ये गिवन दिया हुआ है जो कि आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एट विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। अब हमको एक ही फार्मूला याद, अब इसमें कितने मीडियम दिख रहे हैं, एक तो एयर और एक मीडियम। एयर और मीडियम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पहले हम क्वेश्चन में ये डिसाइड करते हैं कि किस मीडियम की बात किया है। क्वेश्चन में 2 मीडियम हम डिसाइड करेंगे, सबसे पहले 2 मीडियम निकालेंगे, और वो कौन कौन से मीडियम है, एयर और मीडियम। तो हमने लिख दिया एन एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब आप कहोगे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि एन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे नहीं लिख सकते हो बेटा, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एन एयर एन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर बात करें तो आपको पता है जिस मीडियम की बात करता है उसका स्पीड नीचे लिखते हैं, तो वी एम नीचे लिख दिया, वी एयर ऊपर लिख दिया। अब यहां पर एक चीज समझना होगा, एक चीज क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये एक चीज क्लियर होना चाहिए यहां पर कि किसी मीडियम की अगर बात करता है तो 2 मीडियम दे दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ दे, तब क्या करना है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। वो क्या होता है ये चीज समझने वाली है। सबसे पहले क्या होता है कि मान लो एक मीडियम दे दिया एन वाटर, और अगर कुछ नहीं दिया तो उसको हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में मानते हैं, तो उसका फार्मूला आएगा वी एयर अपॉन वी वाटर। अगर एक मीडियम दिया ग्लास, अगर कुछ नहीं दिया तो एयर के रिस्पेक्ट में मानते हैं, तो वो होता है वी ग्लास और ऊपर ले लेंगे वी एयर। दोनों को डिवाइड किया, एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड किया तो वी ए अपॉन वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, वी एयर से वी एयर कटा और बचा क्या, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। अब एक बात बताओ ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है क्योंकि नीचे वाटर है। तो एन वाटर किसके रिस्पेक्ट में, ऊपर ग्लास है तो ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो अब एक बात आपको दिमाग में, एक बात आपको दिख रहा होगा कि जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नीचे लेते हैं, सॉरी ये तो वी का है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लेते हैं। अब आप कहोगे मैं तो कंफ्यूज हो गया कि कैसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर फार्मूला बनाकर दिखाता हूं कैसे अपने फार्मूला बनाएंगे। मैंने एक चीज बताया कि n/1 इज इक्वल टू, पहले वेलोसिटी में रेशियो बताइए, v1/v2 यही होता है क्या, हमने कुछ गलती की है तो बताओ। अगर आपको लेमडा में देखा जाए तो λ1/λ2 ये भी सही है, लेकिन मैंने कहा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं उसमें स्पीड तो नीचे लेते हैं, वेवलेंथ तो नीचे लेते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लेते हैं, ऊपर लेते हैं। हमेशा ये बात आपको दिमाग में बैठाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ऊपर और n1 नीचे, ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अगर फार्मूला ध्यान है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन होगा। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जिस मीडियम की बात करता है, जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है उसका स्पीड हमेशा नीचे लेते हैं, वेवलेंथ हमेशा नीचे लेते हैं, लेकिन उसका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऊपर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, एक और फार्मूला बनाता हूं मैं, एन ग्लास वाटर, बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही है, कमेंट में लिखो बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका स्पीड किधर लेते हैं, नीचे। तो हमने लिख लिया वी वाटर नीचे, और ग्लास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे। अरे नहीं आया क्या, ये चीज मैंने आपको बता दिया, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। अब वैसे ही हम लोग लेमडा जी अपॉन लेमडा डब्ल्यू कर देंगे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने कहा है इसका उल्टा लिखते हैं, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी। आप देखो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको, इस कंसेप्ट को देखेंगे, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीजें हो गई। तो मैंने आपको यहाँ इस क्वेश्चन में बताया था कि लाइट रे मूव इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3/2। तो एन मीडियम दे दिया 3/2, और उसमें स्पीड पूछा, मतलब वी मीडियम पूछ लिया। और आपको क्या नोन है, एयर का नोन होता है एन एयर बराबर 1, एन वी एयर जो होता है वी एयर बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ क्या फार्मूला लगाओगे। अब अपने पास दो ही मीडियम है, एक मीडियम और एक एयर। तो हमने लिख दिया एन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वी मीडियम नीचे, वी एयर ऊपर, और एन में एन मीडियम ऊपर, एन एयर नीचे। अब ध्यान से देखो, ये फार्मूला यूज करोगे तो आप, फार्मूला तो लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, अब इन दोनों को ले लो एक साथ और दोनों को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हमने किया वी एयर कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वी मीडियम कितना दिया हुआ है निकालना अपने को, बराबर एन मीडियम कितना दिया हुआ है 3/2, एन एयर कितना दिया हुआ है 1। अब आपको पता है कि ये आ गया आपका, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 10⁸ इज इक्वल टू 3/2 Vm। 2 तो इधर चला गया, 3 से 3 कट गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका फार्मूला आ गया। ये आपकी वैल्यू आ गई एन, ये आपकी वैल्यू आ गई वी मीडियम की। वी मीडियम का फार्मूला आप लोग ने निकाल लिया, यहाँ पे वी मीडियम की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। तो ये चीजें हमने क्लियर किया आपको कि कैसे वी मीडियम आप निकालते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो, ये चीज क्लियर कर दी। अब देखो इस पर ट्रिक कैसे बनता है। ट्रिक कैसे बनता है, सबसे पहले आपको समझना है, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे और उस मीडियम में स्पीड पूछे, तो सिंपल जितना जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर दो। जैसे मान लो वी मीडियम पूछा बराबर सी अपॉन एन मीडियम, सिंपल बात है, उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही इस क्वेश्चन में दिया था मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया था, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया था, स्पीड ऑफ लाइट होता है तो वी मीडियम इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3/2। अब देखो 3 से 3 कटा, आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे, इतने में आंसर आ गया आपका। बस आपको तरीका क्लियर होना चाहिए कि कैसे। अब मैं क्वेश्चन दूं आपको, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसी क्वेश्चन में मैंने पूरा क्वेश्चन वैसे ही रहने दिया, सिर्फ आपको क्या दे दिया, सिर्फ आपको यहां पर दे दिया कि ये इसके जगह पे 4/3 लिख लो। आपसे कहा कि बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 4/3, तो याद रखो तुरंत आप क्या करोगे, वी वाटर बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4/3, ये आ गया 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला आपका आ गया, ये तरीका आ गया आपका स्पीड निकालने का। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, अब अगर अलग अलग मीडियम दे दे, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे और उसकी स्पीड दे दे, तब हमको कैसे क्वेश्चन करना है, इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। लाइट रे मूव इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4, मतलब n
फर्स्ट मीडियम है n1 इक्वल टू 5/4, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसी मीडियम में मतलब v1 बराबर दिया है 2 लाख किलोमीटर, तो 2 लाख किलोमीटर मतलब 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका पहले मीडियम के लिए। देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, मतलब n2 की वैल्यू दे दिया 3/2 और आपको v2 की वैल्यू फाइंड करना है। अब बताओ क्या फार्मूला है, तुरंत आपको पता है n और v में इनवर्स रिलेशन होता है, लिख दिया मैंने अब डायरेक्ट n1/n2 बराबर v2/v1। देखो अब कुछ नहीं करना बेटा, अब अपने को डायरेक्ट लिखना है। अब आप कहोगे n1/n2 लिखा, क्या मैं n2/n1 कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे, v1/v2। याद रखो इनवर्स रिलेशन, क्योंकि आपने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऊपर लिखते हैं और स्पीड हमेशा नीचे लिखते हैं, तो इसलिए इनवर्स रिलेशन है, इसलिए मैं फार्मूला कैसे भी बना सकता हूं, तो ये बना दिया मैंने, इसमें रख दिया। तो n1 दिया हुआ है 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2 इज इक्वल टू v2 की वैल्यू दिया हुआ, निकालना अपने को, v1 की वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸, इसको ऊपर इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसको बीच में, अब हमने सॉल्व किया तो v2 की वैल्यू आ गई 5×2 = 10/12 इंटू 2 इंटू 10⁸, ये आ गया v2 की वैल्यू आपके सामने है 10/6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तरीका आपको लगाना है, ये तरीका आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लगाना है। तो ये चीजें हमने आपको डिस्कस की कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा तेजी से मैंने क्वेश्चन किया क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है जो मैंने आपको तरीका बताया। अब अगला कंसेप्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज मैंने आपको बताया था। क्या ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? बिल्कुल था। ये कांस्टेंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब n। क्या यहां पर ये डिसाइडेड है कि किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है? जब तक ये डिसाइडेड नहीं होगा कि किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, तो हम कैसे आपको यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि ये आपका हो गया, यहां का 30 डिग्री दे दिया, यहां का 45 दे दिया, और आपको कहीं का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, मान लो यहां का दे दिया, आपसे पूछा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे? तो बिना तरीके के, बिना आपको कंसेप्ट बताए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। मान लो ऐसे लाइट आया, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके इधर की ओर मुड़ गया। ये एंगल I है, ये एंगल R है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, उसी मीडियम के एंगल का साइन ले लो। अब मैंने क्या किया, ये n1 तो था, n1 को इसके एंगल के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, और n2 को इसके एंगल के साइन से मल्टीप्लाई कर दो, n2 को, दोनों को बराबर कर दो। ये हमारा स्नेल्स लॉ कहता है। कैसे? n1 साइन I बराबर n2 साइन R, ये होता है स्नेल्स लॉ का सिंपलेस्ट फॉर्म। और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन पहले इस लॉ को अच्छे से देख लेते हैं। ये लाइट है, लाइट रे इस मीडियम में आया, ये एंगल I है, ये एंगल R है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। आपको मैंने सिंपल बताया कि n1 साइन I बराबर n2 साइन R, ये चीज मैंने आपको सिंपलेस्ट बताया। यहां लिखा हुआ n1 साइन I बराबर n2 साइन R। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने बता दिया, अब उसके बाद ये सब चीजें हैं, आपको रेयर डेंसर और डेंसर टू रेयर की बात कर ली। तो अब यहां पर एक साफ साफ दिख रहा है, इससे आप निकाल सकते हो कि अगर लाइट रे n1 ज्यादा है n2 से, मतलब लाइट कहां से जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, और रेयर टू डेंसर अगर जाता है तो लाइट हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड होता है। याद करो, नोट करके लिख लो, नोट 1, इफ लाइट रे मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर
then it bend towards normal। और नोट 2 है कि if light ray move from denser to rare after refraction, it bend away from normal। ये चीजें आपको समझनी है। रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, और रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म बताया मैंने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन, और आराम से हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे। इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, तब जाके क्लियर होगा कि क्या ये कहना चाहता था, क्या ये कहना चाह रहा है स्नेल्स लॉ। बिल्कुल बेटा सॉल्व करो, सॉल्व करके इसके कमेंट में आप इसका बताओ आंसर क्या होगा। कई लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ठीक है बेटा देखो, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले डायग्राम बना के देखते हैं। लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2। देखो बेटा ये एक मीडियम 1 है और ये एक मीडियम 2 है। ठीक है, सिंपल मैंने डायग्राम बना दिया जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन आर 45 एंड 30 डिग्री। मतलब लाइट एक लेकर आएंगे यहाँ पर, लाइट यहाँ पर लाए, यहाँ पर एक नॉर्मल था, नॉर्मल से लाइट रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होके इधर की ओर आई, ये एंगल आपका आई हो गया, ये एंगल आपका आर हो गया, और ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है आपका आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कैलकुलेट क्या करना है, यहां लिख देता हूं मैं, कैलकुलेट फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब आप खुद बताओ कि किस मीडियम, कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कमेंट में जवाब दीजिए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बिल्कुल N2 का, और किसके रिस्पेक्ट में, 1 के, तो 1 के रिस्पेक्ट में। अब N12 का फार्मूला क्या होता है, अब एक बात आपके दिमाग में तुरंत यहां पर आएगी, N12 बराबर N2 बाई N1, N2 बाई N1। और एक चीज आपको पता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी का साइन लेते हैं। तो मैं अगर इसको N1 मानूं, इसको N2 मानूं, तो आपको पता है इसके एंगल इसके एंगल से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं तो आपको पता है, अलग से मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां पर N1 इंटू साइन 45 बराबर N2 इंटू साइन 30 होगा कि नहीं। अगर मैं N1 बाई N2 की बात करूं, N1 बाई N2 इज इक्वल टू, आपको पता है साइन 30 बाई साइन 45, तो आपको N2 बाई N1 निकालना है, तो N2 बाई N1 क्या होगा, N2 बाई N1 इज इक्वल टू साइन 45 बाई साइन 30। बताओ इसमें कोई गलती है तो बताओ, आपको अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। फिर से एक बार बता दूं, ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन में साफ साफ दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब क्या निकालना है, n/1। और आपको पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं, तो n2/n1 हो गया। अब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ लगाया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ लगाया तो आपको पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन। तो n1 इंटू साइन 45, देखो n1 इंटू साइन 45, n2 इंटू साइन 30, n2 इंटू साइन 30 हमने निकाल लिया। इसको n2 को इधर लाए, साइन 45 को इधर लाए, तो ये हमारा बना। जबकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, n2/n1, तो इसका उल्टा करेंगे तो n2/n1 आएगा, अगर इसका उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर होगा साइन 45/साइन 30, ये हमारा वैल्यू आया। अगर हमने इसको सॉल्व किया, इज इक्वल टू साइन 45 1/√2 अपॉन साइन 30 1/2, ये ऊपर गया ये बीच में, तो क्या आ गया 2/√2, मतलब √2 आ गया आंसर पहले क्वेश्चन का। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज देखने वाली। दूसरा सेकंड क्वेश्चन कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो मैंने लिखा यहां पर दूसरे क्वेश्चन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब n1/2 की बात कर रहा है। और आपको पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं। और आपको पता है अभी मैंने n1/n2 की वैल्यू निकाला है, और वो क्या होता है साइन 30/साइन 45। अब इसको सॉल्व किया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये ऊपर गया ये बीच में, तो ये आ गया √2/2, मतलब आ गया 1/√2। ये क्वेश्चन हो गया। आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये चीज मैंने आपको बता दिया है। बताओ आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या, बताओ अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं। अब आगे फर्दर बात करते हैं। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन की बात आती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ डेविएशन या किसी भी कंसेप्ट में एंगल ऑफ डेविएशन की बात आता है तो आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा क्या होता है, हमेशा फर्स्ट रे और लास्ट रे के बीच का एंगल होता है। जिस डायरेक्शन में फर्स्ट रे जा रहा है उससे लास्ट रे का कितना एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर मान लो एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट किया, यहां से सीधा जाना चाहिए था तो ये फर्स्ट रे का लाइट हो गया, यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गया, कितना एंगल मुड़ा, ये फर्स्ट और लास्ट है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वही कहलाएगा डेल। अब एक बात बताओ, फर्स्ट का जो एंगल है वो आई है, सेकेंड का आर है, तो आपको पता है डेल बराबर हो जाएगा आई माइनस आर, तो डेल इक्वल टू आई माइनस आर होगा। अब देखो ये हमारा आई है ये आर है, तो ये एंगल जो है आर माइनस आई या आई माइनस आर, यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप कोई भी क्वेश्चन दे तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। अब आ गया प्लेन रिफ्रैक्शन। प्लेन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन रिफ्रैक्शन। मतलब एक बात दिमाग में बैठा लो कि अगर लाइट किसी ग्लास स्लैब से चलता है तो उसमें क्या होता है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट बेंड होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मान लो एक बकेट है, बकेट में पूरा वाटर भरा हुआ है, मान लो एक बकेट है, बकेट में पूरा वाटर जो है वो भरा हुआ है, बकेट में मान लो वाटर पूरा भरा हुआ है, यहां बीच में एक कॉइन रख दिया और ऊपर से देखा गया, ऊपर से देखा गया। अब ये कॉइन यहां नहीं दिखेगा आपको, ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ये थोड़ा ऊपर दिखेगा, दिखना तो वहीं चाहिए था जहां एक्चुअल डेप्थ था। तो इस जहां पर उसका सरफेस है वाटर का, वहां से जो डेप्थ होता है वो डी रियल कहलाता है, रियल डेप्थ।
जबकि दिख थोड़ा सा ऊपर रहा है। अब ये जो डेप्थ होगा जहां दिख रहा है वो हमें अपीयर हो रहा है, इसलिए वो कहलाएगा अपरेंट डेप्थ। क्या कहलाएगा? अपरेंट डेप्थ। ये हो गया रियल डेप्थ और ये हो गया अपरेंट डेप्थ। तो ये जो हमारा डेप्थ होगा, ये जो हमारा डिफरेंस होगा, ये वाला वो कहलाएगा अपरेंट शिफ्ट। ये कहलाएगा अपरेंट शिफ्ट। प्लेन रिफ्रैक्शन में ये चीज आपको ध्यान देना है कि अपरेंट शिफ्ट होता है। लाइट अगर यहां, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां है और अगर ऊपर से देखा जा रहा है तो ये हमेशा थोड़ा ऊपर दिखेगा, और ये जो शिफ्ट हुआ उसके इमेज का वही कहलाता है अपरेंट शिफ्ट। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है। तो डी अपरेंट बराबर हमेशा डी रियल अपॉन एन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लो ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये बात आपको हमेशा याद रखना। आई होप आपको कि ये बात क्लियर होगी। देखो ध्यान से, याद रखना हमेशा कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है n2 अपॉन, देखो सिंपल बात है, डी रियल डी अपरेंट बराबर डी रियल अपॉन n मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये चीज आपको याद रखना। अब ये तो अपरेंट डेप्थ हो गया। अगर आपसे अपरेंट डेप्थ पूछे तो ये लगाएंगे। अगर अपरेंट शिफ्ट पूछे, अपरेंट शिफ्ट पूछे तो हम लोग अपरेंट शिफ्ट बराबर, आपको पता है ये कितना शिफ्ट हुआ, तो ये माइनस ये कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया अपरेंट शिफ्ट बराबर रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। और अपरेंट डेप्थ का अभी फार्मूला हमने लिखा था, तो यहां लिख दिया अपरेंट शिफ्ट बराबर डी रियल माइनस डी रियल अपॉन n12। तो ये हो गया डी रियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई n12। ये फार्मूला आपका आ गया अपरेंट शिफ्ट का। अब आपको ये तो क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको अगर अपरेंट शिफ्ट पूछ दिया तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन यहां क्वेश्चन अपरेंट शिफ्ट नहीं पूछता बेटा। यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो अपरेंट शिफ्ट आता ही नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन में वो ये दे देगा, पानी में एक फिश है, वाटर में फिश है, ऊपर ईगल है, उड़ रही है, बताओ ईगल को कितना दूर दिखेगी फिश, या फिश को ईगल कितना दूर दिखेगी, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो यहां पर हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। वो ट्रिक क्या है, ये तो आप नोट कर लो, क्योंकि ये तो बेसिक है जो कि आपको अपरेंट शिफ्ट और अपरेंट डेप्थ के बारे में क्लियर करता है। तो ये तो आपका सही है। अब मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं कि अब मैं आपको यहां पर वो कंसेप्ट बताता हूं, वो ट्रिक बताता हूं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो एक फार्मूला है अपने पास, डी डैश अपॉन डी बराबर n2 अपॉन n1। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा अगर क्वेश्चन आपको करना है। डी डैश अपॉन डी बराबर n2 अपॉन n1। कैसे? डी डैश क्या है, हमेशा याद रखो, डी डैश का मतलब वो अपरेंट डेप्थ की बात कर रहा है। कहां से? सरफेस ऑफ वाटर से, सरफेस ऑफ मीडियम से। याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं, डी हमेशा क्या है, रियल डेप्थ। कहां से? सरफेस ऑफ मीडियम से। ठीक है भाई, इतना बात क्लियर हुई। n2 अपॉन n1 दिया हुआ है, तो ऐसे मत याद रखो, जे ए याद रखो, जा। n2 अपॉन n1 बराबर डी डैश अपॉन डी बराबर जा, मतलब nj अपॉन na, ऐसे याद रखना है। कैसे? डी डैश और डी तो क्या है वो यहां लिख दिया, फिर लिखता हूं डी डैश अपॉन डी बराबर जा। अब nj अपॉन na हो गया। nj क्या है? जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और na क्या है? आने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज आपको याद रखना। डी डैश अपॉन डी बराबर जा में जे जो है वो जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए जो है वो आने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट, इससे लाइट रे
निकलती है या इससे इस पर लाइट रे जाती है। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक बात क्वेश्चन आया होगा कि बताओ ये क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे लाइट रे हमेशा निकलेगी। तो यहां से लाइट रे आने वाली होगी या जाने वाली, तो उस मीडियम से लाइट रे आने वाली होगी जहां ऑब्जेक्ट होगा। यहां नोट करके एक बात लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके आपको बात लिखना है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट, द मीडियम एट विच object placed it represented as an आने वाला। बोलो बात क्लियर होगी क्या? एन आने वाला कौन होगा? और जहां से देखा जा रहा है, जहां आंख है, जहां आंख होगी वो मीडियम कहलाता है जाने वाला। क्योंकि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकल के आपकी आंख पर आती है, तो आंख जिस मीडियम में रखा हुआ है वो आने वाला होगा, वो जाने वाला होगा। याद रखो, आंख जो है वो जाने वाला होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो आने वाला मीडियम होगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं वही चीज जो मैंने आपको बताया। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि एक ईगल है या बर्ड्स कह लो, और यहां फिश है। ईगल और वाटर सरफेस की डिस्टेंस 36 मीटर, 36 मीटर। वाटर सरफेस से फिश की डिस्टेंस 36 मीटर। यही है क्वेश्चन में। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। मतलब किसकी हाइट का पूछ रहा है? बर्ड के। देख कौन रहा है? आंख कहां है? फिश के पास। देख कौन रहा है? फिश। तो आपसे पूछ रहे कि इसकी अपरेंट हाइट कितनी होगी, फिश को ये बर्ड कितना हाइट पर दिखेगा। तो सबसे पहले हम अपरेंट इसका डेप्थ निकाल लें। भाई अपरेंट डेप्थ या इसका सिंपल यहां से कितनी दूर ये जाएगा, कितनी दूर ये दिखेगा वो निकाल लें। तो बताओ आने वाला कौन हुआ, सबसे पहले ये बताओ। तो मैंने लिख दिया डी डैश अपॉन डी कितना है 36 बराबर मैंने बोला जा एन जे अपॉन एन ए। अब एक बात बताओ, डी डैश अपॉन 36 लिख दिया बराबर एन जे। जाने वाला कौन सा है? आंख है या ऑब्जेक्ट है? जाहिर सी बात है आंख है। आंख कहां है? वाटर में, तो 4/3 अपॉन ऑब्जेक्ट। जाने वाला कहां है? लाइट। लाइट जाने वाला चील के पास है ना? फिर से ध्यान दीजिए, डी डैश अपॉन 36 बराबर जा। देख कौन रहा है? सबसे पहले ये बताओ देख कौन रहा है। हम हाइट निकालना चाहते हैं बर्ड्स का, तो फिश देखेगा। फिश अगर देखेगा तो जाहिर सी बात है फिश वाला आने वाला, फिश वाला जाने वाला होगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो बर्ड होगा, ये आने वाला होगा। यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी, आने वाला होगा। तो जाने वाला ऊपर लिखना है। तो जाने वाला कौन सा है? वो है वाटर का 4/3, और आने वाला कौन है? एयर का 1। तो इसको सॉल्व किया मैंने, डी डैश इक्वल टू कितना आया? 48 मीटर। ये चीज आपको ध्यान देना। अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा मैं समझाता हूं, ध्यान देना। मैं इस
पूरे को मिटा के एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो गया तो हमेशा आप ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज रहोगे। मैंने लिख दिया डी डैश अपॉन डी बराबर जा। अब यहां जाने और आने वाले के कंसेप्ट में अपने को समझना है, लाइट हमेशा आती कहां से है, आंख से या ऑब्जेक्ट से? तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट से, तो आने वाला कौन होगा? ऑब्जेक्ट वाला। तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा आने वाला होगा। फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? बर्ड। तो बर्ड ये हो गया, बर्ड जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहां से आने वाला होगा, और जाने वाला कौन होगा? आंख। कौन देख रहा? फिश। तो जाने वाला ये होगा। तो हमने लिख दिया डी डैश अपॉन 36 बराबर एन, जाने वाला कौन है? 4/3 अपॉन आने वाला कौन है? 1। तो इसको सॉल्व किया तो डी डैश बराबर आ गया 48 मीटर। फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड हो गया। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द फिश, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अपरेंट डेप्थ मतलब बताओ, अब इस क्वेश्चन में आने वाला और जाने वाला पहले समझते हैं। हमें डेप्थ फिश का निकालना है। देख कौन रही है? बर्ड। बर्ड देख रही है तो हमें फिश को देख रही है, तो फिश इस बार ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये आने वाला होगा और ये जाने वाला होगा। अब ध्यान से देखो, डी डैश अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी बराबर जा, डी डैश अपॉन 36 बराबर एनजे क्या है? अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 डिवाइडेड बाई 4/3, 3 ऊपर गया, तो डी डैश बराबर 36 इंटू 3/4, तो ये आया 27। तो ये चीज हो गया आपको 27। बोलो समझ में आया क्या? अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट, ये चीज क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन दिया। अब तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको करके नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फर्दर आगे बात करते हैं। एक बार और इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लेन रिफ्रैक्शन या अपरेंट डेप्थ, अपरेंट शिफ्ट की बात। अब जो आता है वो है TIR। अब जो कंसेप्ट है वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR के लिए देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब तक हमने देखा कि लाइट अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुकती है, और डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटती है। यहां ध्यान दीजिए, अगर लाइट मान लो यहां डेंसर है और यहां रेयर है, लाइट ऐसे आई, यहां पर हमेशा सीधा जाना चाहिए था, यह नॉर्मल से दूर हटी। अब एक बात बताओ, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, आई जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब उस एंगल पर लाइट इस लाइन पर चला जाए। भाई कोई तो टाइम आएगा जो इस लाइन पर आए। जब मान लो वो लाइन, वो टाइम यहां पर आ गया, मान लो यहां पर आ गया और यहां से लाइट इस लाइन पर आ गया। अब बताओ इसके बाद का क्या? इसके बाद का क्या? जब लाइन हमारा उस लाइन पर जाने लगा, उसके बाद का क्या? TIR उसके बाद के कंसेप्ट की बात करता है। उससे पहले तो सिंपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इस एंगल से ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इस एंगल से ज्यादा हो गया, तब का क्या? तब के किसी कंसेप्ट की बात हम लोग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इसी लाइन पर चलता रहे, चाहे कहीं पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट आ जाए, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो या ये हो या ये हो, कोई भी एंगल हो, क्या उसी लाइन पर रहेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कोई तो ऐसा कंडीशन होगा जहां से, कोई तो ऐसा कंसेप्ट होगा जो यहां पर डिस्क्राइब किया जाता होगा। हाँ, वही कंसेप्ट कहलाता है TIR। तो सबसे पहले वो एंगल आपको समझना होगा, वो एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल।
यही एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। मतलब हम क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बोले तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज क्रिटिकल एंगल। अब हमने आपको बता दिया कि क्रिटिकल एंगल ये होता है, तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि भाई टीआईआर का कंडीशन क्या है, तब तो हम क्रिटिकल एंगल के बारे में जानेंगे कि ये नया वर्ड कहां से आ गया। भाई अपने को टीआईआर का पहले कंडीशन तो पता हो, तो टीआईआर का कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम उसके डिस्कशन करते हैं कि लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। टीआईआर के लिए सबसे पहला कंडीशन लाइट डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, ये कंडीशन आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद दूसरे कंडीशन की अगर बात करूं तो ये सब चीज तो वही बात हो गई, आई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, आर आई से यहां पर ज्यादा होता है क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, इसके वजह से। अगर आई 90 से कम है तो जाहिर सी बात हो सकता है एक टाइम ऐसा है जब आर 90 के बराबर हो जाए। और उसके बाद का क्या, उसके बाद इफ आर 90 देन आई इक्वल टू सी, यही बात मैं बता रहा था कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, वो चीज लिख दिया हमने। अब जैसे यहां पर लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, जाने के बाद लाइट यहां से चली गई तो ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन हुआ वो 90 हुआ, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो कहलाया क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अब लाइट ऐसे गई है तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका रेयर मान लो रेयर है तो एनआर, डेंसर है तो एनडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब तुरंत हमने फार्मूला लगाया एन आर इंटू साइन 90, एन आर इंटू साइन 90 बराबर एन डी इंटू साइन सी। अब अगर हम साइन सी की वैल्यू निकालें, ये स्नेल्स लॉ का सिंपलेस्ट फॉर्म लगा रहा हूं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, स्नेल्स लॉ का सिंपलेस्ट फॉर्म एन आर इंटू साइन 90 एन डी इंटू साइन सी, तो साइन सी बराबर आ गया एन आर बाई एन डी, और वही क्रिटिकल एंगल का यहां से फार्मूला आ गया। मतलब अपने को दो कंडीशन पता चला कि लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, द फिनोमेना इज सेड टू बी टीआईआर। अब देखो बेटा ये तो साइन सी कैसे आया, ये प्रूव करके मैंने दिखा दिया। अब मैं बात करूं तो यहां पर अगर डिफिनीशन टीआईआर की बात करूं तो टीआईआर का डिफिनीशन आप आसानी से लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि इफ लाइट रे goes from denser to rare and angle of incident greater than critical angle, then light reflect back in same medium, the phenomena is said to be TIR। ये डिफिनीशन है आपका कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर जाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, देन लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम। अब वहां पर सभी कंसेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लगता है। कैसे बेटा, मान लो ये डेंसर है, ये रेयर है, लाइट आई, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में चली जाएगी, और यहां पर जो एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहां आई ग्रेटर देन सी लिया मैंने तो थीटा ले लिया मैंने, थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कंडीशन कहलाता है टीआईआर। ये कंडीशन, यहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं लगा, बिना रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, बिना कोई यहां पर मिरर नहीं लगा, बिना मिरर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये कंडीशन कहलाता है टीआईआर का, जो कि मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया।
अब TIR के कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे कि TIR का एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है मिराज का। यहाँ आपको मिराज दिख रहा है। एप्लीकेशन ऑफ TIR में सबसे पहला एप्लीकेशन जो दिख रहा है मिराज, डिजर्ट रीजन का ये होता है। डिजर्ट रीजन में अगर दूर से एक कैमल को देखा जा रहा है तो वो हमें उल्टा दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ TIR, क्योंकि यहां से लाइट रे क्या कर रही है, यहां से लाइट रे जो है यहां से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और जहां रिफ्लेक्ट हुई वह, अब ये लाइट सीधा आना चाहिए था, लेकिन लाइट सीधा तो नहीं आती ना भाई, लाइट हमेशा बेंड होती जाती है, बेंड होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आया जब जैसे ही TIR से ज़्यादा हुआ, जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। जब लाइट ऐसे आते 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 रिफ्लेक्ट होके उसकी आंख पे पड़ी तो उसका इमेज नीचे दिख रहा है, तो वो कैमल उल्टा दिखता है, कैमल जो दिखता है वो उल्टा दिखता है। तो ये कंडीशन जो कहलाता है वो एक मिराज का कंडीशन कहलाता है। ये डिजर्ट रीजन में काम आता है। अगला जो एप्लीकेशन है, अगला जो, इस पर सिर्फ एप्लीकेशन के नाम आपको ध्यान देने हैं। अगला जो एप्लीकेशन है वो लूमिंग है। ये लूमिंग जो होता है वो कोल्ड रीजन का मिराज कहलाता है। कोल्ड रीजन का मिराज होता है। कोल्ड रीजन में जो है वो कैसे मिराज होता है उसकी बात लूमिंग करता है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नीचे दिखता था इमेज मिराज में इमेज नीचे दिखता है, लेकिन लूमिंग में इमेज थोड़ा सा ऊपर दिखता है, वहां से अगर देखा जाता है तो। अगला जो कंसेप्ट है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये डायमंड की कटिंग होती है। ये भी आपके TIR के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से इसमें अगर लाइट इंटर किया तो वो अंदर ही TIR होता रहता है, अंदर ही, क्योंकि क्रिटिकल एंगल कम है, और क्रिटिकल एंगल कम होने की वजह से आपको जैसे ही थोड़ा सा एंगल बढ़ता है तो लाइट उसी मीडियम में घूमती रहती है, जिसकी वजह से वो चमकता है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी एक एप्लीकेशन है किसका, आपके TIR का। अब इसके बारे में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे अच्छे से फर्दर डिस्कस करेंगे, और भी इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।